पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, और फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे रहेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे देखो, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है। देखो प्रगतिशील अगर कक्षा की बात करें तो प्रगतिशील यहाँ पे ओके, ये शब्द जो है प्रगतिशील शब्द एक जॉन डीवी है। यहाँ पे कौन है? जॉन डीवी। जी हाँ, जॉन डीवी ने ही यहाँ पर प्रगतिशील आपका प्रतिपादित किया है। कौन है? जॉन डीवी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या एक व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, क्या एक सक्रिय और सामाजिक है, या फिर परीक्षा उन्मुख है, या फिर पाठ्य पुस्तक क्या है? केंद्रित है। ओके तो प्रगतिशील, अगर हम सबसे पहले तो प्रगतिशील को समझते हैं। जो प्रगतिशील कक्षा है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको आपकी जो है बात करें ना, आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए, आपका IQ लेवल ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ें मोस्टली हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ, एक सिंपल भाषा में यही हमारी क्या है? प्रगतिशील कक्षा होती है। और अगर हम देखो बात करें सीटेट की फॉर्म में, तो जहाँ पर भी निष्क्रिय शब्द दिखे ना, कि निष्क्रिय कह रहा है कि भैया व्यक्तिवादी और निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है कि आप बच्चे को नकारात्मक रूप से सिखाएंगे। अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो ऐसे खड़ा करके उसको ऐसे बढ़िया तरीके से उसकी धुलाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो उसका, ठीक है, तो ये गलत है। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उन्मुख है। कह रहे हैं कि प्रगतिशील कक्षा सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उन्मुख है। परीक्षा उन्मुख का मतलब ये होता है कि ओनली तो बस हमें भैया आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ है और हमें तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेनी है और वो भी हम ही करा देंगे, और क्या बस पास होना है, चलो ठीक है। अब तुम कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो भैया बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। नो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बल्कि क्या बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालकों को ध्यान में रखते हुए आज की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, आपकी समावेशी शिक्षा है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट्स हमारा गलत हुआ। पाठ्य पुस्तक अगर कहीं पर भी आती है तो सीटेट का ही निगेटिव टैग वर्ड से, सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से परीक्षा उन्मुख, सीटेट का निगेटिव टैग्स है यहाँ पे निष्क्रिय। तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड से आपका ऑप्शन बी। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, एक सक्रिय, एक एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, एक सक्रिय और क्या है? सामाजिक है। एक सक्रिय और क्या है? सामाजिक। जैसे मैंने आपको कहा कक्षा में 30, 35, 40, 45 बहुत सारे बच्चे होते हैं। सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं कि किस बच्चे को किस IQ लेवल के थ्रू यहाँ पे पढ़ाना है, समझाना है, और किस लेवल से जो है पढ़ाना है। खेल गतिविधि से पढ़ाना है, कहानी से पढ़ाना है, स्टोरीज वगैरह से पढ़ाना है, तो किस माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यही होती है प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें बच्चे एक्टिव होगा और यह एक सोशल प्रक्रिया है। आई होप समझ आया होगा और सारे ऑप्शंस भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, क्या बात है भैया, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अभिकथन और तर्क वाला ही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि सबसे बेस्ट जो है क्या आंसर होगा हमारा। अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि अगर हमारा अभिकथन ही हमें रॉन्ग लग रहा है तो फिर तो भैया हमें आंख बंद करके ऑप्शन डी पे लगा देना है टिक। ओके चलिए, क्योंकि अगर अभिकथन गलत होगा ना, 100% श्योर है कि तर्क भी उसके साथ गलत ही होगा। ओके, ये CDP का फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ ये CDP का फॉर्मूला है, और किसी सब्जेक्ट्स में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। अभिकथन देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत की बात करें ना, ये भी सीटेट का क्या है? सबसे निगेटिव टैग वर्ड्स है। क्या है? निगेटिव, मानकीकृत, कि बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बच्चे क्लास में आए हैं और यहाँ पे उन्हें शिक्षण आप जो करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होकर करा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, बच्चा रुचि ले रहा है नहीं ले रहा है, भाड़ में जाए बच्चा, हमें कोई मतलब नहीं। बच्चा जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ानी और हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा कराना है। अब बच्चा हिंदी सीखे या ना सीखे, हिंदी क्या है, हिंदी लिखना सीखे, हिंदी का मतलब सीखे नहीं सीखे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ गलत है।
ठीक है। तर्क की बात कर ले, वैसे मैंने कहा है अगर हमारा विकथन गलत है तो तर्क भी गलत ही होगा। और ये क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराना, वो अमीर गरीब या फिर यहाँ पे बात करें मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर विकलांग है, दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, या फिर पैर से विकलांग है, तो किसी भी तरह से है, सबको ना समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कराने का अधिकार है प्रेजेंट टाइम में। तो कह रहे हैं कि इसको खारिज करो, समावेशी शिक्षा को हटाओ और सभी बच्चों को समान बनाने की कोशिश करो। क्या सभी बच्चों को आप समान बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे पूरा ब्रह्मांड लग जाए कि सभी बच्चे इक्वल हो जाए, समान हो जाए, उनकी सोच समान हो जाए, उनके विचार समान हो जाए, बिल्कुल कभी भी ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, देखो समझाना भी एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कहते हैं ना पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं कि समझो ध्यान से अच्छे से। नेक्स्ट है, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे कथन दिए हुए हैं। पहला यहाँ पे जो कथन है वो ये है, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना क्या है, एक अवास्तविक है। पहले तो हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें कहते हैं जो विकलांग होते हैं। क्या होते हैं? जो विकलांग होते हैं, ये जो मंदबुद्धि होते हैं, जिसकी लेवल बहुत ही स्लो होता है और सभी बच्चों से, ठीक है ना। तो मोस्टली बात करें, या फिर जो विकलांग बच्चे हैं यहाँ पे, जिसे श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित है, चल नहीं सकते, पैर से विकलांग हैं, तो इस तरह के बच्चे हैं और कह रहे हैं कि समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं। आज की जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है भैया, सभी बच्चे इक्वल यहाँ पे पढ़ेंगे, वो चाहे विकलांग है या फिर उसका IQ लेवल कैसा भी है, मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, जो भी है, ठीक है, सभी इक्वल यहाँ पे सभी बच्चों को इक्वल ही शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब इसके बारे में विचार करना है। कह रहे हैं कि विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना एक अवास्तविक है। कह रहे हैं कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो इस तरह के बच्चे हैं, वो जो और सामान्य बच्चे हैं यहाँ पे उनके साथ नहीं सीख सकते। तो ये पॉइंट्स क्या है, गलत है। ऐसा क्यों है? क्या भैया तुम्हारा ही यहाँ पे मन है सीखने का, या फिर तुम्हारी लाइफ है कि तुम ही सीख पाओगे, या फिर तुम्हें ही पढ़ाना है और कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई टीचर उन्हें पढ़ाएगा? तो ये गलत है। तो अवास्तविक क्यों नहीं है, सॉरी अवास्तविक क्यों है? वास्तविक है बिल्कुल। क्या सभी क्लास में, क्या एक जो क्लास होती है उस क्लास में सभी जो बच्चे होते हैं, गरीब है, अमीर है, काले गोरे, पतले मोटे, या फिर मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, क्या सभी नहीं पढ़ते एक साथ? बिल्कुल पढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया ऑप्शन। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित ही नहीं होते। मैं अगर आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो जॉब लेते हैं ना वो विकलांग बच्चे लेते हैं, बहुत लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में इफेक्ट है और हमें कुछ बड़ा करना है, तब जाके लाइफ में हमारी बढ़िया जो है कहते हैं ना रिस्पेक्ट वगैरह होगी। तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये कह रहे हैं कि मोटिवेट ही नहीं होते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धति में बदलाव की तो आवश्यकता होगी कि जब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे तो तुम बदलाव करो भाई यहाँ पे, और ये किया भी जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही बात है, बिल्कुल कीजिए बदलाव। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। देखो, एक सामान्य बच्चा है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है, एक मंदबुद्धि का है, और यहाँ पे विकलांग बच्चे भी हैं। ओके, तो सभी बच्चों का समूह है, सभी बच्चे आपस में सीखेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ओके, तो बहुत ही बेस्ट होगा और कार्य करने में भी रुचि लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है ओनली, यानी कि मान के चलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके थ्रू किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, एनएमए सोच, या फिर अपसारी सोच। देखो, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से हटके कुछ अलग ही सोचते हैं, या फिर जिसके जो माइंड है, जिसके माइंड में हर समय कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलता ही रहता है कि अब ये नहीं ये करो, अब ऐसा नहीं ऐसा करो,
और कि अब ये नहीं आप इस तरह पढ़ाओ। दूसरों को भी एडवाइस देते रहते हैं टीचर्स लोगों को भी कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओ, मैम ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे पढ़ाइए, मैम प्लीज़ ये कराइए, मैम वो कराइए, ऐसे। ओके, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। तो एक यहाँ पे हमारे होते हैं क्या, देखो बात करेंगे यहाँ पे, एक होती है भैया यहाँ पे अपसारी सोच और एक होती है अभिसारी सोच। अगर हम अभिसारी सोच की बात करें, अभिसारी सोच हम उसे कहते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। अभिसारी सोच की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल तक सोच सकता है। अभिसारी सोच का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लेवल तक सोच पा रहे हैं और तरीके से हम नहीं सोच पाते, वो अभिसारी यहाँ पे सोच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि बताना है भारत की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो आपका एक ही तो आंसर होगा क्या, द्रौपदी मुर्मू। अरे भैया आपका एक ही तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, या फिर क्या आप इसके अलग अलग आंसर दे सकते हो। तो ये जो अभिसारी सोच है ये सिर्फ आपका ट्रू या फिर फॉल्स पर डिपेंड होता है। जैसे कि कहते हैं ना जो बहुविकल्पीय आंसर होते हैं, बहुविकल्पीय टाइप्स के, ठीक है, कि उसका एक ही आंसर होगा। इस तरह अभिसारी सोच में अब देखो प्रेसिडेंट अगर अभी प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू है तो भैया आप द्रौपदी मुर्मू ही तो बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं यहाँ पर वो हैं, नहीं वो हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप अदर अदर बंदों के नाम लोगे तो गलत होगा। एक होता है अपसारी सोच। अपसारी सोच वह होता है जहाँ पर हम भिन्न भिन्न तरह से सोच सकते हैं, ओके, एक ही क्वेश्चंस के हम बहुत सारे आंसर्स खोज सकते हैं, वो होता है क्या, अपसारी। अब जैसे यहाँ पर तो था कि प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू है। अब अगर मैं पूछूं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में विस्तार से बताइए, अगर मैंने पूछा कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, पहले क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कहाँ पे पहले गवर्नर थे, कौन है, कैसी है, ओके, सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग थॉट्स हो गए, लेकिन क्वेश्चन वही है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो समझे, तो ये होता है अपसारी सोच यहाँ पे, जहाँ पर हम बेहतर तरीके से, तो बस यही क्वेश्चन कहा गया है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हम एक से जो है डिफरेंट तरीकों से हम चीज़ें सोच सकते हैं और करते हैं, वो हमारा अपसारी सोच होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। देखो शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है ये बताना है। विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या फिर समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का क्या प्रावधान। तो भाई ये बताना है कि शिक्षा में जो समावेश है, समावेश का क्या अर्थ होता है। देखो समावेश वही है आपकी क्या, समावेशी, क्या है यहीं पे समावेशी, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं, समावेशी, ओके। तो समावेशी का मतलब अभी बताया मैंने कि अपनी क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 से 40 से 45 बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे समान रूप से यहाँ पे यानी कि एक ही क्लास में पढ़ेंगे, ये नहीं कि जो गरीब बच्चा है वो अलग टीचर पढ़ाएंगे उसे, फिर जो अमीर बच्चा है उसे अलग जो है टीचर्स पढ़ाएंगे, या फिर जो मंदबुद्धि का बच्चा है जिसपे कुछ नहीं आता उसे भी अलग टीचर पढ़ाएंगे, जो विकलांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, वो भी अलग पढ़ेंगे, या फिर बात करें जो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड है उसके लिए विशेष से यहाँ पे टीचर्स लोग आएंगे, विशेष विद्यालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर इस तरह नहीं है भैया, वो चाहे प्रतिभाशाली बच्चा है, चाहे यहाँ पर वो मंदबुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है, या फिर विकलांग है, या फिर यहाँ पे गरीब है, अमीर है, कोई भी है, सबको एक ही क्लास में, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के सभी बच्चों को एक ही साथ में पढ़ाया जाएगा। ये होता है क्या, समावेश, और जो है सही तरीके से, ठीक है, व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, तो क्या हम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों का नियोजन करेंगे? नो, अभी तो समझाया मैंने भैया, ऐसा थोड़ा ही ना करना है। क्या समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान करेंगे? नो। या फिर विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंधन करेंगे ओनली? नो। जबकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान देंगे। बी ऑप्शन से बेस्ट होगा। यही तो होती है CDP और यही होता है CTET और यही होती है पेडागोगी।
जिसकी भी समझ में आ गया, जिसकी भी बुद्धि यहाँ पे दिमाग कर गए, भैया समझो कि आप खुद प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड है। अगर आपने ये यहाँ पे पेडागोजी सॉल्व करने का बढ़िया फंडा अपने माइंड में, ठीक है ना, फिक्स कर लिया, और ये होगा कंसेप्ट से, ध्यान से पूरी जो है क्लास को वॉच करो तभी समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चों की क्वालिटीज़ को देखते हुए शिक्षा का प्रावधान कराया जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे है स्क्रीन पर नेक्स्ट है पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। देखो पठन वैकल्य, पठन जो विकार होता है, क्या होता है, पठन विकार होता है, और विकार कोई बीमारी नहीं है, विकार कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कि ये कोई बीमारी है, नो, ये किसी में भी हो सकते हैं। मानो यहाँ पे कुछ ऐसा हार्ड सा वर्ड्स लिखा हुआ है और मुझे ही नहीं पढ़ा जा रहा और मैंने वो गलत बोल दिया, यानी गलत मैं पढ़ रही हूँ, तो समझो मेरे अंदर भी डिसलेक्सिया हो गया। और पठन विकार को भैया, पठन वैकल्य को हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं, डिसलेक्सिया। और ये तो यहाँ पे शब्द बहुत फेमस है सीटेट का, डिसलेक्सियस की बात करें, ओके, पढ़ने से संबंधित है। तो पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है कि कुछ भी लिखा हुआ है, मानो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर श्यामपट्ट पर जो लिखा है उसे पढ़ रहे हैं, या फिर टीचर्स हमें पढ़ाने कह रहे हैं कि पढ़ो चलो किताब, बुक्स कह रहे हैं कि चलो हिंदी का लेसन पढ़ो, और लिखा हुआ कुछ और है भैया, बोल कुछ हो रहे हैं। मानो कि लिखा हुआ तो है वोज, और वाज को आप क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है सा, और सा को आप क्या पढ़ रहे हैं, वाज पढ़ रहे हैं। सो बस ये मिस्टेक है कि जो लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ रहे हैं, उल्टा ही पढ़ना है हमें। तो ये क्या है, पठन वैकल्य, यानी कि पढ़ने से संबंधित है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। पहले तो जो सीटेट का यहाँ पे फंडा होता है ये है कि पहले लास्ट तक क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, पता चले कि भैया आप कुछ और पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, या फिर आपने बिल्कुल आगे आगे से पढ़ लिया कि अच्छा पॉजिटिव पूछा है, लेकिन बाद में देखा नहीं कि नहीं बताना था। ठीक है, तो क्या विशेषता, समावेशी कक्षाओं की क्या विशेषता नहीं है, और मैंने समावेशी तो मैंने अच्छे से आपको समझा ही दिया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। क्या सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन है, उपयुक्त समायोजन है, या फिर मानकीकृत निर्देश है। और मैंने आपको भी बताया है कि अगर हम मानकीकृत की बात करते हैं, निर्देश यानी कि बस बच्चों को निर्देश देना, और अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो बस उठाओ यहाँ पे स्टिक और बस पीटना स्टार्ट करो बच्चों को, ठीक है, इस तरह से। तो ये रॉन्ग है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, बच्चों की पिटाई नहीं करनी है भैया, ओके, बच्चों की क्या पिटाई नहीं करनी है। तो मानकीकृत निर्देश ये यहाँ पे समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सकारात्मक अधिगम, एक दूसरे के साथ में जब हम पढ़ेंगे बोलेंगे कि हाँ भैया चलो थोड़ा आप बता दो, थोड़ा आप बता दो, इस तरह हो जाएगा। और क्या, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, सारी चीज़ें सही है, लेकिन ऑप्शन डी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। भाई जो माध्यमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम मस्त क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पहले तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को किस तरह सिखाना चाहिए ये बताना है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को कैसे सिखाना चाहिए ये बताना है, ठीक है ना। क्या एक रूपी और कठोर, क्या बताओ, क्या यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 30, 40, 45, क्या आप सभी को एक समान रूप से पढ़ा पाएंगे कि भैया जैसे राम सीख रहा है इसे श्याम सीखेगा, सीता गीता मीता, इस तरह सारे बच्चे इस तरह सीखेंगे एक समान रूप में? नो नो, क्या एक रूपी और वो भी कठोर पाठ्यचर्या होकर पालन की। देखो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है ना, तो ये गलत हुआ बिल्कुल। मानकीकृत आ गया है तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। मैंने कहा है सीटेट का बहुत निगेटिव है। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित, हतोत्साहित वर्ड भी सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से याद रखना, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित। जी हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करता तो बेस्ट ऑप्शन होता। सो सही होगा क्या, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। मानकीकृत
क्या है यहाँ पे, और एक ग्रुप ईयर कठोर पाठ्यचर्या अपनाना सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है, और हतोत्साहित भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। बल्कि सीखना कि कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाएं, किस तरह सिखाएं, कैसे बच्चों में रुचि जो है जागृत करें कि इस तरह नहीं इस तरह सीखना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। जब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, निगेटिव क्वेश्चन होता है तो निगेटिव आंसर चूज करना है। बस सीटेट में ना पेडागोगी सॉल्व करते वक्त आपको, आप कहते हैं ना सीटेट बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। बात करूँ ना 90 यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ऑल सभी सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन आपके पेडागोगी बेस आते हैं, और अगर आपने पेडागोगी को अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना तो 90 नंबर तो आपके फ्री है हाथ में, बिल्कुल फ्री है हाथ में, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, या फिर प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, या फिर सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, या फिर पुनर्बलन में सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक, देखो सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। जब आप अपने समाज संस्कृति कल्चर्स में सीखते हैं तो देखो आप समाज में, यानी कि आप 2-4 बंदों के बीच में बैठे हैं तो सबकी अलग अलग थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, सोच जो है क्षमताएं, बात करने का तरीका, हर चीज़। तो वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ओके, और इसका पूर्ण रिजल्ट क्या निकलता है, तो यही क्या है, एक सामाजिक जो है कहते हैं ना कि भाई आप सामाजिक अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, स्मरण याद करना, स्मरण भी सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है। या फिर बात करें प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं, क्या शिक्षक का निर्देश है कि बस आपको समाज के साथ सीखना है तो सीखना है, निर्देश दे रहे हैं, नो, रोंग हुआ। या फिर पुनर्बलन और फिर सजा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये भी रोंग हुआ। जबकि बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पे, कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, अहम मानते हैं। जी हाँ, तो ये बेस्ट होगा। ओके, सो लास्ट है आपके क्वेश्चंस। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें, सीखना किस प्रकार होता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, अनुसरण द्वारा निष्क्रिय, अनुकूलन व पुनर्बलन, या फिर अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के थ्रू। अगर यहाँ पे हम जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें कि इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। यहीं पर हम अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की साहब जी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं। ये क्या कहते हैं कि बच्चा अपने समाज में अंतःक्रिया करके उनके साथ में बातचीत के माध्यम से सीखता है। ओके, और जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा स्वयं खुद यहाँ पे ज्ञान अर्जित करता है, और बच्चा खुद एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और स्वयं खोजबीन। जीन पियाजे खोजबीन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि इस तरह सीखता है। तो दोनों के अनुसार सीखना किस प्रकार है, तो देखो अनुसरण निष्क्रिय, तो यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पुनर्बलन की बात नहीं करते, दोनों निगेटिव है। हाँ, अधिगमकर्ताओं की एक सक्रिय भागीदारी के थ्रू, कह रहे हैं कि जब बच्चे एक्टिव होंगे खुद सीखेंगे। अगर बच्चे एक्टिव ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं सीख सकता, आप कितने भी यहाँ पे जंतर मंतर लगा लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बेहतरीन भी है। तो जब बच्चे सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, रुचि लेते हैं, तब वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। आई होप चीज़ें समझ आई हुई होगी। सो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थैंक यू। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त यहाँ पे। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं सेशन को, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है करना है नहीं करना है। ठीक है, सो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।